Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students, नमस्ते. मैं हूं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर. चलो आज अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. हम लोग चैप्टर 5 इंडिया एंड अदर कंट्रीज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी पार्ट 3 आज मास्टर करने वाले हैं. देखो पार्ट 1 और 2 में हमने इंडिया के नेबर्स और पास की पावर्स को समझा था, राइट? आज हम इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पर देखेंगे. सोचो यूरोप से लेकर अफ्रीका फिर अमेरिका तक इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं. और एक बात, एग्जाम के लिए ना इस सेक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बेटा यहीं से आते हैं, तो फुल कंसंट्रेशन. ओके चलो फुल मार्क्स की तैयारी शुरू करें. तो देखो आज की हमारी क्लास एक वर्ल्ड टूर जैसी होने वाली है. हमारा पहला स्टॉप यूरोप, जहां हम समझेंगे कि ट्रेड मतलब व्यापार और टेक्नोलॉजी हमें कैसे कनेक्ट करता है. फिर हम सीधा फ्लाई करेंगे अमेरिका और उस हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील को डिकोड करेंगे जिसने दोनों देशों की दोस्ती को ही बदल दिया. वहां से हमारा सफर पहुंचेगा अफ्रीका, अ कॉन्टिनेंट जो इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट पार्टनर बन रहा है. उसके बाद हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे और इंडिया की फेमस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझेंगे. और फाइनली हमारा टूर एंड होगा वेस्ट एशिया में, जहां से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा आती है. ये पूरा मैप आपके माइंड में आना चाहिए. तो चलिए सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हमारा टूर शुरू हो रहा है. ओके, तो हमारे ग्लोबल टूर का पहला स्टॉप है यूरोप. स्टूडेंट्स, इंडिया और यूरोप का रिश्ता सदियों पुराना है. एंशिएंट टाइम से ही ट्रेड होता आ रहा है. लेकिन आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये रिलेशनशिप 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है. ट्रेड यानी व्यापार, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक और ट्रीटीज यानी संधियां. अब इस सेक्शन में हम टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे ताकि हम समझ सके कि इन 3 एरियाज में इंडिया और यूरोपियन नेशंस कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट. अपनी टेक्स्ट बुक का पहला पॉइंट देखिए. ये कहता है कि इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बीच बहुत स्ट्रांग ट्रेड रिलेशंस हैं और इसमें 2 देश जर्मनी और फ्रांस सबसे आगे हैं. ये दोनों देश इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है निवेश करना. ऐसे सोचो जैसे आपके फोन में जर्मन टेक्नोलॉजी हो या आपकी कार फ्रेंच इंजीनियरिंग से बनी हो. ये कंपनीज इंडिया में पैसा लगाती हैं, फैक्ट्रीज खोलती हैं, जिससे हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी आती है, ग्रोथ होती है और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को जॉब्स मिलती हैं. ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है. ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है कि बस हम उनसे चीजें ले ही रहे हैं. नो, इट्स अ 2 वे पार्टनरशिप. बिल्कुल, एक तरफ टेक्स्ट बुक बताती है कि हम यूरोपियन नेशन से वेपन्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेते हैं. सोचो हमारे जो एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं उनमें यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन बदले में इन रिटर्न हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम उन्हें दे रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, हमारा ब्रेन पावर. हम उन्हें इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं. आपको पता है दुनिया की बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनीज का सॉफ्टवेयर कौन लिखता है? हमारे इंडियन इंजीनियर्स. तो समझें, ये एक बराबरी का रिश्ता है. हम उनसे डिफेंस टेक लेते हैं और बदले में अपनी आईटी एक्सपर्टीज देते हैं. यही एक मैच्योर और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की निशानी है. तो अब सवाल यह है कि हमारे और यूरोप के शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स यानी कॉमन गोल्स क्या हैं. इन्हें हम कुछ ग्रुप्स में समझ सकते हैं. पहला ग्रुप है इकोनॉमी. इसमें आता है फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार, जिससे बिजनेस करना आसान हो, टैक्सेस कम हो जाएं. दूसरा ग्रुप है हमारा प्लैनेट अर्थ. इसमें हम मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़ते हैं और क्लीन एनर्जी जैसे कि सोलर पावर को प्रमोट करते हैं. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है सिक्योरिटी. इसमें हम मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और आसमान को सेफ रखने के लिए एयर स्पेस सिक्योरिटी पर काम करते हैं. और हाँ, इन सब के साथ हम डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं. मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो. एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे ही ग्रुप्स में लिख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स. चलिए अब यूरोप से निकलकर हम अपने टूर के अगले स्टॉप पर चलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. स्टूडेंट्स, इंडिया और अमेरिका का रिश्ता ना एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है. कभी बहुत अच्छा, कभी ठीक नहीं. लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसा लैंडमार्क ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक ऐतिहासिक बदलाव जिसने सब कुछ बदल के रख दिया. अगली स्लाइड्स में हम उसी टर्निंग पॉइंट की कहानी को समझेंगे. इस स्लाइड पर फोकस कीजिए. यही है इंडो अमेरिकन रिलेशंस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, शिफ्टिंग फ्रॉम डाउट टू ट्रस्ट. पहले जब इंडिया ने 1974 और 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ना, तो अमेरिका और पूरी दुनिया ने हम पर सैंक्शंस लगा दिए थे. सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध. उन्हें हम पर डाउट था, शक था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नहीं है. लेकिन जैसे आपके टेक्स्ट बुक कहती है, सालों तक चली बातचीत के बाद अमेरिका को आखिरकार ये विश्वास हो गया कि इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से करेगा. और स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी होती है.
जैसे ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ, दोनों देशों के रिश्ते 180 डिग्रीज घूम गए। यही था वो हिस्टोरिक शिफ्ट। और उस ट्रस्ट का सबसे बड़ा प्रूफ है ये द सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक डील थी। इसकी टाइमलाइन को तो आप अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, 2005 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन सिर्फ साइन करना काफी नहीं था। इसे अमेरिका की पार्लियामेंट यानी यूएस कांग्रेस से पास करवाना था। वो हुआ 2008 में। और फिर दुनिया की न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA से भी अप्रूवल लेना जरूरी था। वो भी 2008 में ही मिला। तो ये 3 स्टेप्स 2005, 2008, 2008 इस डील की पूरी जर्नी को बताते हैं। बिल्कुल आराम से इसको याद कर लो, एग्जाम के लिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक के डू यू नो बॉक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। ये जो इतनी बड़ी हिस्टोरिक डील हुई, इसके पीछे 2 बड़े लीडर्स थे। इन्हें हम इस डील के आर्किटेक्ट्स कह सकते हैं। इंडिया की तरफ से थे हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अमेरिका की तरफ से थे प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश जूनियर। इन दोनों की लीडरशिप ने ही इस डील को पॉसिबल बनाया। यहाँ एक टर्म है IAEA, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये UN की एक एजेंसी है जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज यानी शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर नजर रखती है। उनका अप्रूवल इस डील के लिए ग्रीन सिग्नल जैसा। तो आखिर इस डील का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? ये लाइन जो सीधे आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई है, सब कुछ क्लियर कर देती है। इस डील ने इंडिया के लिए पूरी दुनिया से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेने के दरवाजे खोल दिए। स्टूडेंट्स, पहले हम पर एक न्यूक्लियर अपार्थाइड जैसी सिचुएशन थी। हमने NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की थी, इसलिए दुनिया का कोई भी देश हमें टेक्नोलॉजी नहीं देता था। हम पर पाबंदियां यानी रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन जब अमेरिका ने हमारे साथ डील की तो बाकी देशों को भी कॉन्फिडेंस मिला, और अब हम पीसफुल पर्पसेस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, आसानी से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, अब अमेरिका से आगे बढ़ते हैं और हमारे टूर का अगला स्टॉप है अफ्रीका। अफ्रीका एक बहुत ही डाइवर्स और विशाल कॉन्टिनेंट है। टेक्स्ट बुक कहती है इंडिया हैज कॉन्शियसली टेकन स्टेप्स टू बिल्ड कोऑपरेशन। यहाँ ये कॉन्शियसली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है हमने सोच समझकर एक डिलिबरेट एफर्ट के साथ अफ्रीका से रिश्ते मजबूत किए हैं। ये एक पार्टनरशिप है जिसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों पर फोकस। तो इंडिया अफ्रीका के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है? यहाँ देखिए, हम अफ्रीका के यूथ यानी युवा पीढ़ी के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। हम उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर यानी खेती को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हम उन्हें इकोनॉमिक ग्रांट्स भी देते हैं। अब ये ग्रांट क्या है? ग्रांट का मतलब है ऐसी फाइनेंशियल हेल्प जिसे वापस नहीं करना पड़ता। ये एक तरह से गिफ्ट होता है डेवलपमेंट के लिए। अब इस पार्टनरशिप से इंडिया को क्या मिलता है? ये भी एक 2 वे स्ट्रीट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अफ्रीका के बहुत से देश जैसे इजिप्ट, नाइजीरिया, अंगोला और सूडान एनर्जी रिच हैं। इनके पास ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं, और इंडिया एक रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए इन रिसोर्सेज की सख्त जरूरत है। इसलिए अफ्रीका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और हम उनके साथ ट्रेड बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इस रिश्ते की गहराई इस एक नंबर से पता चलती है, 54। साल 2015 में न्यू दिल्ली में एक इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी, और इस समिट में अफ्रीका के सभी 54 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट यानी उनके लीडर्स शामिल हुए थे। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। सोचकर देखिए, एक पूरा कॉन्टिनेंट इंडिया आया था पार्टनरशिप डिस्कस करने। इससे पता चलता है कि इंडिया और अफ्रीका के बीच कितना ट्रस्ट और गुडविल है। इस समिट में सिर्फ ट्रेड और डेवलपमेंट पर ही बात नहीं हुई, कुछ ऐसे ग्लोबल इश्यूज भी डिस्कस किए गए जो हम सबको अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, टेररिज्म यानी आतंकवाद जो एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है, और पायरेसी का मतलब है समुद्री डकैती यानी समुद्र में जो कार्गो शिप्स जाती हैं उनको लूटना। इन सभी चैलेंजेस से मिलकर लड़ने पर सहमति। चलिए अब हम अपने टूर को ईस्ट की तरफ ले जाते हैं, एक ऐसे रीजन में जो आजकल जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस में सबसे आगे है, द इंडो पैसिफिक। ये एक स्ट्रेटेजिक स्पेस है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, और इंडिया इस रीजन में एक अहम भूमिका निभा रहा है, बिल्डिंग ब्रिजेस इन द ईस्ट। तो इंडो पैसिफिक एरिया में कौन से देश आते हैं? यहाँ देखो, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के सभी देश शामिल हैं। इन सभी देशों के साथ इंडिया के बहुत क्लोज ट्रेड रिलेशंस हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि इस रीजन की बहुत सी कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। मतलब उन्होंने यहाँ फैक्ट्रीज और बिजनेसेस में पैसा लगाया है, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इस रीजन में 2 देश हमारे बहुत खास पार्टनर्स हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ कई ट्रीटीज साइन की हैं, जैसे क्रिमिनल एक्स्ट्राडिशन। इसका मतलब है कि अगर कोई क्रिमिनल इंडिया में क्राइम करके ऑस्ट्रेलिया भाग जाए तो ऑस्ट्रेलिया उसे वापस इंडिया भेज देगा। ऐसे ही हम स्मगलिंग और टेररिज्म के खिलाफ भी मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरा है जापान।
जापान हमारी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा पार्टनर है। वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुलेट ट्रेन और हाईवेज बनाने में, एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज में और कोस्टल सिक्योरिटी यानी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में हेल्प करता है। हम दोनों देशों की नेवीज जॉइंट एक्सरसाइजेज भी करती हैं। अब एक इंडो पैसिफिक के अंदर ही एक स्पेसिफिक रीजन पर फोकस करते हैं जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, साउथ ईस्ट एशिया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश आते हैं। इन देशों के साथ हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज बहुत पुराने हैं और हमारे रिश्ते हमेशा से कॉर्डियल रहे हैं यानी फ्रेंडली रहे हैं। ये स्लाइड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इसमें इंडिया की पॉलिसी का एवोल्यूशन दिखाया गया है। 1991 में जब हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया यानी अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला, तब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की। इसका मेन फोकस था इन देशों के साथ ट्रेड बढ़ाना। लुक ईस्ट मतलब पूरब की ओर देखो। लेकिन 2014 के बाद इस पॉलिसी को और ज्यादा एक्टिव बनाया गया और इसका नाम हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब सवाल उठता है व्हाई? क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही थी, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ देखना नहीं है, अब एक्ट करना है। इस पॉलिसी में अब ट्रेड के साथ साथ कनेक्टिविटी, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और डिफेंस कॉपरेशन पर भी जोर दिया गया है। ये एक प्रोएक्टिव शिफ्ट है। और अब हमारे ग्लोबल टूर का आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप्स में से एक, वेस्ट एशिया, जिसे आम भाषा में मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। इंडिया के लिए इस रीजन की दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। चलिए इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी। आपकी बाइक, आपके पापा की कार, फैक्ट्रीज, सब कुछ पेट्रोल, डीजल या गैस से चलता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? प्राइमरीली वेस्ट एशिया से। टेक्स्ट बुक बिल्कुल साफ कहती है कि हम मिनरल ऑयल यानी कच्चा तेल के लिए इस रीजन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। देखो, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब हमारे मेजर ऑयल सप्लायर्स हैं। इनके साथ हमारे ट्रेडिशनल यानी बहुत पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। लेकिन वेस्ट एशिया से हमारा रिश्ता सिर्फ तेल का नहीं है। इस रीजन में एक और इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, इजराइल। इजराइल से हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है, खास करके एग्रीकल्चर में। उनकी ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स हमारे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। साथ ही हम उनसे इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट भी लेते हैं। इसके अलावा वेस्ट एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंडियन डायोस्पोरा। वो वहां मेहनत करके जो पैसा इंडिया भेजते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और अब हम इस चैप्टर की आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर आते हैं। ये लाइन इस पूरे चैप्टर की, बल्कि इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी की फिलॉसफी को समराइज करती है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखना और एक दूसरे की मदद करना, ताकि न सिर्फ इंडिया का बल्कि दूसरे देशों का भी विकास हो। यही है हमारी वसुधैव कुटुंबकम की स्पिरिट। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने इस पार्ट 3 में जो ग्लोबल टूर किया है, ये टेबल उसको समराइज करता है। यूरोप के साथ हमारा फोकस है टेक्नोलॉजी, ट्रेड और डिफेंस पर। यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और लैंडमार्क न्यूक्लियर डील पर। अफ्रीका के साथ डेवलपमेंट एड, एनर्जी और ट्रेड। इंडो पैसिफिक के लिए हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें ट्रेड और सिक्योरिटी पर फोकस है। और वेस्ट एशिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और वहां रहने वाली इंडियन डायस्पोरा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बेस्ट है। और आखिर में इस पार्ट 3 के कुछ की टर्म्स जो आपको जरूर याद रखने हैं: सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, IAEA, इंडियन डायस्पोरा और फ्री ट्रेड। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में समझा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस क्लास को ध्यान से सुना है तो आप एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। कीप स्टडिंग हार्ड एंड सक्सेस विल बी योर्स। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.